साहित्य सरिता में मैं बबीता जायसवाल, प्राध्यापिका दिल्ली विश्वविद्यालय, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य की उन विशिष्ट रचनाकारों में से एक हैं, जिन्हें नई कहानी आंदोलन का महानायक माना जाता है। यही नहीं, आधुनिक हिंदी का पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन लिखने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। आज मैं आपके समक्ष मोहन राकेश की बहुचर्चित कहानी मलबे का मालिक की मूल संवेदना और पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के बीकॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस कहानी पर चर्चा करने से पहले कुछ चर्चा मैं लेखक पर करना चाहती हूँ। उनके साहित्यिक परिचय से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। तो आइए मोहन राकेश के बारे में जानते हैं कि उनकी साहित्यिक अभिरुचियां क्या रही हैं और उनका किस प्रकार का लेखन रहा है। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनके पिता पेशे से वकील थे और साथ ही साहित्य और संगीत प्रेमी भी थे। पिता की साहित्यिक रुचि का प्रभाव मोहन राकेश पर भी पड़ा। मोहन राकेश ने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री की परीक्षा पास की। किशोरावस्था में सिर पर से पिता का साया उठने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई लिखाई जारी रखी। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और एक शिक्षक के रूप में पेशेवर जिंदगी की शुरुआत की। उनका रुझान लघु कहानियों की ओर हुआ। बाद में उन्होंने नाटक और उपन्यास लिखे। बाद में अनेक वर्षों तक वे दिल्ली, जालंधर, शिमला और मुंबई में अध्यापन कार्य करते रहे। अपनी साहित्यिक अभिरुचि के कारण से मोहन राकेश का अध्यापन कार्य में मन नहीं लगा और 1 वर्ष तक उन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया। इस कार्य को अपने लेखन में बाधा समझकर इससे किनारा कर लिया और जीवन के अंत तक वे स्वतंत्र लेखन से जुड़े रहे। मोहन राकेश हिंदी की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाटक लेखक और उपन्यासकार थे। समाज की संवेदनशील अनुभूतियों को चुन करके उनका सार्थक संबंध खोज निकालना उनकी कहानियों की मूल विषय वस्तु रही है। हिंदी नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद मोहन राकेश का दौर आता है, जिसमें हिंदी नाटक रंगमंच से दोबारा जुड़ जाते हैं। हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद यदि कोई लीग से हटकर नाम उभरता है तो वह मोहन राकेश का है। बीच में और भी कई नाम आते हैं, किंतु मोहन राकेश एक अलग ही स्थान रखते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने अच्छे नाटक लिखे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और एक नए दौर के साथ जोड़कर उसको प्रस्तुत किया। मोहन राकेश की रचनाएं पाठकों और लेखकों के दिलों को छू जाती हैं। एक बार जो उनकी रचना पढ़ लेता है, वह पूरी तरह से राकेश के शब्दों में डूब जाता है। यदि समग्र रूप में मोहन राकेश के साहित्यिक रचनाओं को देखा जाए तो इस प्रकार से हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। कहानी संग्रह हैं क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, पहचान तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां। निबंध संग्रह हैं परिवेश, एकत्र असंकलित तथा अप्रकाशित रचनाएं, आखिरी चट्टान तक, यात्रा वृतांत तथा डायरी। और अनुवाद किया है मृच्छकटिकम शाकुंतलम। 1968 में मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। हिंदी साहित्य जगत को नई ऊंचाई देने वाले मोहन राकेश का 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में आकस्मिक निधन हो गया था। तो ये था उनका साहित्यिक परिचय। और अब बात करते हैं उनकी बहुचर्चित कहानी मलबे का मालिक पर। भारत की सबसे बड़ी त्रासदी 1947 का भारत विभाजन है। सांप्रदायिक नफरत के कारण हजारों वर्षों का साझा जीवन पल भर में धराशायी हो गया। हिंदू मुस्लिम जो कभी एक साथ जीवन जीते थे, एक दूसरे के लिए जान देने पर उतारे थे, ऐसा माहौल हुआ कि सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 1947 के बाद विभाजन ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को हाशिए पर
न सिर्फ पहुंचा दिया बल्कि हमेशा के लिए एक ऐसा नासूर बना दिया जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। हिंदी कथा साहित्य में इस विषय पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। उन्हीं में से एक है मलबे का मालिक, जिसको आधुनिक भावबोध के साहित्यकार मोहन राकेश ने लिखा है। क्योंकि मोहन राकेश ने विभाजन की त्रासदी को स्वयं झेला था, इसलिए उसका दंश जानते थे, उसकी पीड़ा को समझते थे। उनकी स्मृति और अनुभूति इस कहानी के अनेक रूपों में हमें दिखाई पड़ती है। मोहन राकेश की इस कहानी को विभाजन की विभीषिका के आधार पर हिंदी की नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कहानियों में स्थान मिला है। मोहन राकेश की यह कहानी इसलिए भी बहुत सशक्त बन पड़ी है। इसमें व्यक्तिवादी दृष्टि जो संबंधों की बारीकियों का बहुत सूक्ष्मता से अंकन करती है, उनकी सामाजिक दृष्टि से संयुक्त हो जाती है। इसलिए यहाँ हिंदू मुस्लिम समस्या जो भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण बनी जैसी समस्याओं पर उंगली रख दिखी गई है, और साथ ही गनी मियां की भावनाओं का इतना मार्मिक अंकन हुआ है। किसी भी रचनाकार के रचना कर्म का यह स्पृहणीय क्षण है जब वह एक साथ मानव हृदय की भावनाओं का ऐसा संवेदनात्मक विचित्रण करता हुआ अपने समय की ज्वलन समस्या से जूझता भी है। अपने इन्हीं दोनों गुणों के कारण मलबे का मालिक कहानी आज भी उतनी ही आकर्षक है, उतनी ही प्रासंगिक है। कहानी का प्रकाशन 1957 में प्रकाशित राकेश के दूसरे कथा संग्रह नए बादल में हुआ था। ये कहानी कई बार न जाने कितनी बार पढ़ी है, किंतु हमें आज भी अपनी सी लगती है, दर्द को बयां करती सी लगती है, मन में टीस उभरती है और हम अनायास ही इसके पात्र गनी मियां से जुड़ जाते हैं। लेखक कहानी का आरंभ करते करते एक दृष्टिकोण देता है कि आज भी भारत पाकिस्तान के सामान्य निवासियों के लिए लाहौर और अमृतसर उतने ही अपने हैं जितने विभाजन से पहले हुआ करते थे। धरती का विभाजन केवल दो देशों की राजनीतिक सीमाओं का तो होता है, लेकिन दिल के नक्शे पर कोई खरोंच नहीं आती। दिल जुड़े रह जाते हैं। आप सीमाओं में बांध सकते हैं, लेकिन दिलों को तोड़ नहीं सकते। हिंदू और मुस्लिम के बीच उस सांप्रदायिक वहशीपन में जो एक अविश्वास उपज गया था, लेखक उसकी झलक भी चुपके से हमें दे जाता है। जब गली की लड़की मुसलमान का भय दिखाकर रोते बच्चे को चुप कराती है, विभाजन के कारण बदली हुई परिस्थितियों और स्थितियों का यह एक रंग है। गली में मुसलमान के आने की खबर पर मची भगदड़ भी इसी की अभिव्यक्ति इस कहानी में हमें दिखाती है। कहानी की संवेदना का दूसरा रूप तब शुरू होता है जब मनोरी गनी मियां को उनके मकान के मलबे के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जली हुई चौखट को पकड़कर गनी बैठ जाता है और उन्हीं दिनों कत्ल किए गए अपने बेटे चिरागदीन की याद, मलबे की लकड़ी का भुरभुरा जाना और उसके रेशों का झड़कर बिखर जाना उस समय के सुंदरतम मकान के ढहने का प्रतीक बन जाता है। बूढ़े गनी के परिवार के कत्ल किए जाने के दृश्य को फ्लैशबैक शैली के माध्यम से अर्थात पूर्व दीप्ति शैली के रूप में कहने से गनी का अपने बेटे चिरागदीन और बेटियों किश्वर और सुल्ताना को याद कर करके बिलखना सब कुछ बहुत कारुणिक लगता है। और रखे पहलवान जैसे भरोसे के दोस्त के द्वारा कत्ल किया जाना, वह भी मकान को हड़पने की नियत से, उन क्रूर दिनों की स्थितियों को हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है जब इंसानियत हैवानियत में बदल गई थी। यह सारा चित्रण उन स्थितियों के प्रति पाठक के मन में एक आक्रोश जगाकर संवेदना को शामिल करने का प्रशंसनीय कार्य करता है। इसके पश्चात कहानी की संवेदना का तीसरा पक्ष सामने आता है जब मलबे का मालिक होने का घमंड पालने वाले रखे पहलवान से गनी का सामना होता है। गनी चिराग के दोस्त रखे पहलवान से मिलने को जिस प्रकार हुमक कर उत्साह से आगे बढ़ता है, उसके विपरीत रखे पहलवान उतने ही ठंडेपन से
उसका सामना करता है। गनी अपने बेटे चिरागदीन के कातिल से ही पूछता है कि ये सब कैसे हुआ? तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई-भाई का संबंध था, प्यार था, मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुझसे या किसी के घर में छिप सकता था। उसे इतनी भी समझ नहीं आती। स्थिति का कैसा क्रूर मज़ाक था कि साढ़े 7 साल बाद भक्षक से ही रक्षक के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। यह अपेक्षा नहीं थी, एक गहरा विश्वास था। उसके रहते ही तो चिराग को यह विश्वास था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विश्वास की ये आस्था उस परिवार को समाप्त कर देने वाले रखे पहलवान को भीतर तक हिला जाती है और वह विचलित होकर हे प्रभु सच्चिदा तू ही तू ही है तू ही है तू ही है पुकार उठता है। गनी का ये कहना मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया, वह मानो अपनी गलती का एहसास करता हुआ जाते हुए गनी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। लेखक कहीं भी रखे पहलवान के बदलते मिजाज का संकेत नहीं देता है, परंतु उसकी जो सर्वत्र अभिव्यक्ति है, विभिन्न क्रियाकलाप है, उससे अंदाजा हो जाता है कि वो अंदर तक से हिल गया है। इसके पश्चात मोहन राकेश कहानीकार बहुत कुशलता से यह चित्रित करते हैं कि रखे अपने व्यवहार में इतना निर्मम क्यों हुआ। गनी की बीवी जुबैदा की अच्छाई के साथ साथ कहानीकार ने रखे के साथ यह वाक्यांश दिया है, रखे मरदूद का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। इसके माध्यम से वह कहना चाहता है कि उस समय भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगों में सामान्य व्यक्ति तो अपने व्यवहार में ठीक ही रहे थे, ये रखे पहलवान जैसे लोग ही थे जिन्होंने मारकाट जैसे जघन्य अपराध किए थे। क्या किसी भी समय में चाहे पंजाब के आतंकवादी स्थितियों की बात हो या फिर दिल्ली में हत्याकांड की बात हो या भीषण हत्याकांड की बात हो, समाज के असामाजिक तत्वों के द्वारा अनेक प्रकार के चेहरे जो रखे पहलवान से मिलते जुलते हैं उनकी बात हो, तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो हमेशा इस प्रकार की सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का करके हमेशा ही कुकृत्य करते रहते हैं। अपने इस संदर्भ में ये कहानी हर समय में प्रासंगिक हो जाती है जब तक समाज में रखे पहलवान जैसे लोग रहेंगे, सांप्रदायिकता के जहर को हम समाप्त नहीं कर सकते। कहानी का अंत भी बड़ा प्रभावशाली और प्रतीकात्मक है। रखे पहलवान की उपलब्धि क्या है, यह सवाल कहानी के अंत तक गूंजता रहता है। इस जघन्य कार्य को करने के पश्चात उसकी आत्मा गनी मियाँ के जाने के बाद उसे कचोटती रहती है। वह गनी के मकान को तो पा नहीं सका क्योंकि उसे उस जैसे असामाजिक तत्वों ने जला दिया था। शेष रह गया था मकान का मलबा। पर क्या रखे इस मलबे का मालिक सिद्ध हो जाता है? उसकी जो प्रतिद्वंद्विता है उस अधिकार की लड़ाई में एक आवारा कुत्ते से होती है। मलबे से वह पहलवान उस कुत्ते को भी नहीं भगा सका। कुत्ता उसे बहुत दूर तक खदेड़ आता है और अंत में इस मलबे पर अपना कब्जा जमा लेता है। वह कुत्ता ही कान झटक कर मलबे पर लौट आता है और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगता है। यह है मानव के कमीनेपन पर एक टिप्पणी कि मलबे का असली मालिक कुत्ता ही है या जो ऐसे मलबों को हथियाते हैं वे कुत्ते हैं। बहुत सुंदर अंत किया है इस कहानी का। नई कहानी को निष्कर्ष विहीन छोड़ने की वह परंपरा है, किंतु यहाँ निष्कर्ष पूर्ण अंत है, किंतु एक आरोपित आदर्श के रूप में नहीं आता। लगता ही नहीं कि कहानी में कहीं आदर्श स्थापित हुआ है। कुत्ते का गुर्राहट भरा आधिपत्य मानवीय सोच पर दस्तक देता है, उसे सोचने को विवश करता है कि इंसान जो हैवानियत के काम करता है उसकी उपलब्धि क्या है। इस कहानी में मलबा और मालिक प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत हुए हैं। मलबे के ढेर में से अचानक बाहर आ गिरा केंचुआ, पास से बहता नाली का पानी और उसके भीतर छिपे कीड़े मकोड़ों की आवाज
जीवन एक प्रवेश द्वार के साथ तरह तरह से वहां सरसरा रहा है। बार बार वह अपने मलबे में से स्वयं उठ खड़ा होता है। केंचुए के बिंब को भी कहानी अपनी अर्थ प्रक्रिया में बहुत दूर तक लेके जाती है। घर की चौखट पर रोते हुए गनी मियां के साथ एक समानांतर दृश्य की तरह केंचुआ आ गिरता है। एक कमजोर और मार खाए आदमी के समान उसकी हरकतें मानो उस आदमी का ही विवरण बन जाती हैं। वह छिपने के लिए सुराख ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता है, पर कोई जगह ना पाकर के एक बार फिर सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता है। लेकिन चूंकि वे हरकतें उस आदमी की नहीं है, वातावरण में से उठा लिए गए एक बिंब में घटित होती हैं, इसलिए कथ्य में एक फासला बनाकर भावुकता के अतिरेक से बचकर व्यंजित होती हैं। इस लाचार बच्चे और कमजोर आदमी की मर्मांतक पीड़ा के सामने रखा पहलवान अपने सारे आतंक, रौब और दबदबे के बावजूद ऐसा महसूस करता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी को सहारा चाहिए। कहानी में अब तक रखा पहलवान स्वयं मानवता का ध्वंस एक मलबा है, लेकिन इस क्षण उस मलबे के भीतर जागते जीवन के समान ही उसमें शर्म और अपराध बोध बनकर मानवीयता सरसराने लगती है। इन सारी अर्थ छवियों के साथ कहानी का शीर्षक न केवल उसकी प्रमुख घटना है, बल्कि सार्थकता के साथ अनेक आयामों को अपने भीतर समेटे हुए विशेष रूप से व्यंजक बन जाती है। इस व्यंजना के संदर्भ में कहानी में परिवेश भी एक पात्र के समान सजीव और सार्थक रूप में भूमिका निभाते नजर आते हैं। आरंभ तो परिवेश से ही होता है इस कहानी का, अंत भी परिवेश से होता है इस कहानी का, और बीच बीच में परिवेश अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही देता है। परिवेश पर फोकस करते हुए कहानी को पढ़ा जाए तो एहसास होता है कि दरअसल परिवेश के फैलाव से उठकर कहानी बीच बीच में चरित्रों पर टिक जाती है और फिर परिवेश में फैल जाती है। यह दर्ज करती हुई कि यह केवल कुछ विशेष व्यक्तियों की नहीं, बल्कि व्यापक सत्यों की कहानी है। ये बड़े सत्य हैं जिन पर ये कहानी लिखी गई है, जो कुछ व्यक्तियों के माध्यम से लिखी जा रही है। इन दोनों व्यक्तियों का सारा आदान प्रदान और क्रिया व्यापार परिवेश से घिरा हुआ है। कभी गली मोहल्ले के मानवीय परिवेश से, तो कभी प्राकृतिक परिवेश से। मलबा आखिर किसकी मिल्कियत है? कौन है इसका मालिक? कहानी अपनी व्यंजना में फिर से परिवेश में मलबे के बिंब के पास पहुंचती है। सबके जाने के बाद पहलवान मलबे की चौखट पर बैठा है। शाम का अंधेरा, सुनसान गली, मलबे के नीचे से बहता हुआ नाली का पानी, कीड़े मकोड़ों की आवाजें, चौखट पर आ बैठे भटके हुए कौवे से छितराए हुए लकड़ी के रेशे, भौंकते हुए कुत्ते से सहम कर उड़ भागा कौवा। पहलवान कुत्ते की तरफ ढेला फेंकता है, लेकिन कुत्ते का भौंकना बंद नहीं होता। पहलवान को ही जगह खाली करनी पड़ती है। काफी देर तक भौंकने के बाद कुत्ता झटक कर मलबे पर लौट आता है और कोने में बैठकर गुर्राने लगता है। पहलवान को अपदस्थ और मलबे को जीवन की प्रक्रिया के हवाले करके कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। यह एक नैतिक निर्णय के रूप में कहानी खत्म होती है। इसका शिल्प और कथ्य बेजोड़ है और भाषा संरचना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आइए करते हैं इस कहानी का पाठ, जिसका नाम है मलबे का मालिक। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराई हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थी, जैसे वह शहर साधारण शहर ना होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला दिला रहे थे। देख फतेह दीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुखी भटियारिन की भट्टी थी,
जहां अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी तो देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लालाइन वह नमकीन होती है कि बस बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रीदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां नजर आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर जाना पड़ा था। अब ये मजबूर होकर के जो अमृतसर से लाहौर गए थे मुस्लिम लोग, अब हॉकी का मैच देखने के बहाने 7 साल के बाद वापस यहाँ पर घूमने आए हैं। लेकिन घूमना तो बहाना है, उन्हें तो अपने उन पुराने गली मोहल्लों को देखना है जहां से उजड़ करके उन्हें जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती थी और कहीं अफसोस ये आता था, वल्लाह कटरा जयमल सिंह कितना चौड़ा कैसे हो गया। क्या इस तरफ के सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते थे, वली ये मस्जिद जो की तो खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। ये भी कहानी में कहानीकार व्यंग के माध्यम से इस लाइन को लिखता है कि जब सब कुछ उजड़ गया और मुसलमानों को किस प्रकार से मार कर और उनके परिवारों से उन्हें बेदखल करके जाने पे मजबूर कर दिया गया, तो जब वो देखते हैं कि एक मस्जिद खड़ी है तो उनको लगता है कि इसे भी हमें तो लगता था कि गुरुद्वारा बना दिया गया होगा। और जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उस तरफ देखने लगते थे। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते थे क्योंकि माहौल बदल चुका है, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनके बगलगीर होने लगते थे। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जैसी रौनक होती है कि नहीं, सुना है शाह आलमी गेट का बाजार पूरा नया बना है, कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई, वहां का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे हिंदुस्तानियों की ओर से उन मुस्लिम समूह के लोगों से कि जब भारत से पाकिस्तान टूट करके दूसरे हिस्से में चला गया था तो वहां का माहौल अब कैसा है। एक दूसरे से बातों का आदान प्रदान हो रहा था। कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, ये ठीक है? पूछते हैं प्रश्न की मुद्रा में कि क्या क्या ये सच है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। बाजार बांसा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है जहां विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहा करते थे, जहां ज्यादातर बांसों और शहतीरों की ही दुकानें थी जो सब की सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बांसा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी जिसमें सब कुछ देर के लिए तो सारे शहर को के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी चार चार छह छह घर जलकर राख हो गए थे। जब इस प्रकार की नफरत की आग फैलती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जिन्हें हमने संकेतित किया होता है उन्हीं के घर नहीं जल सकते, हमारे अपने घर भी उसमें जलने शुरू हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गईं और दोबारा से 7.5 साल के बाद जब वापस आता है गनी मियाँ, तो देखता है कि बहुत सारी यहाँ पर इमारतें खड़ी हो गई हैं, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद हैं। जले हुए मकानों के जो ढेर हैं उनके निशान अभी तक मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर एक अजीब सा वातावरण प्रस्तुत करते थे। उस मलबे के आसपास का माहौल जैसे मानो उस समय के उस आतंक की गवाही दे रहा हो।
बाजार बांसा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी जिस दिन ये लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ गए थे और अपने उन पुराने मकानों को देखने के लिए, उन मोहल्लों को देखने के लिए गए थे। उस दिन भी ज्यादा चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार में रहने वाले ज्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे। बहुत कम लोग थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौट कर आने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया, और वहां की नई और जली हुई इमारत को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। जैसे उसको समझ ही ना आ रहा हो कि यहाँ का माहौल कैसे बदल गया है, उसको जैसे कुछ पहचान में ही नहीं आ रहा हो। भूल भुलैया में पड़ गया। बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहां बाहर ही खड़ा रहा। उसके पैर आगे की तरफ नहीं चल रहे थे, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। वो गली भी जैसे उसके लिए अनजान हो चुकी है 7.5 साल के बाद। और गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ा खेल रहे थे, और कुछ फासले पर दो स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरी को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। गनी बूढ़े मुसलमान, जो गनी मियाँ है इस कहानी का पात्र, वो जब दो औरतों को गाली देते हुए सुनता है तो कहता है कि सब कुछ तो बदल गया, रास्ते बदल गए, गलियां बदल गई, मकान बदल गए, लेकिन बोलियां वही की वही हैं, बोलियां नहीं बदली। बूढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर निकल रहे थे, घुटनों में से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटे, आ तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वह अपनी जेब से हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप रह गया, लेकिन फिर उसी तरह होंठ पिसूर कर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे को बाह से पकड़कर गली में ले गई। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बाह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों से उठाकर साथ सटा लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर कसम खाने, रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा। कह रही हूँ चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने थोड़ा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और फिर से टोपी सिर पर लगा ली थी। गली के सामने जहां पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, अब वहां एक तिमंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर दो मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थी। बिजली के खंबे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते जर्रों को देखता रहा, फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बुढ़े को वहां खड़ा देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? बुढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी सी महसूस हुई। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे, तेरा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तू इतना सा था, कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इस गली में रहते थे, बुढ़े ने कहा। मेरा लड़का चिराग दीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले, अर्थात विभाजन से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूं। बुढ़े ने टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया।
तुम तो शायद काफी पहले यहाँ से चले गए थे। मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। हाँ बेटे, यह मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेला पहले निकल कर चला गया। यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी। कहते हुए एहसास हुआ कि वह बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया था, पर आंखों में आए आंसू को वो नीचे बह जाने दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा देता हूँ। गली में खबर इस तरह फैली गनी मियाँ के आने की। गली के बाहर इस प्रकार से फैली कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो मुसलमान उसे ले गया होता। इस प्रकार की अफवाह गली के अंदर फैल जाती है, जैसे मुसलमानों के प्रति एक ऐसा अजनबीपन सा उस मोहल्ले में हो जाता है। और गनी मियाँ के आते ही वहां पर खुसर फुसर शुरू हो जाती है और उसे एक तरह तरह के परायेपन के एहसास से भर देते हैं। यह खबर मिलते ही स्त्रियां गले में पीढ़े बिछाकर बैठी थी, वो पीढ़े उठाकर के घरों के अंदर चलेगी। सब की सब औरतें जो नॉर्मल रूप से घर के बाहर बैठी थी, वो जैसे उन्होंने सुना कि कोई मुसलमान आया है, उन्होंने सब अपनी अपनी चारपाइयां लेकर के अंदर चली गईं, जैसे कि मन में कुछ डर बैठ गया हो उनके। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था। वह रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उनमें हल्की चहमो गोइयां आपस में खुसर फुसर आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद चिराग दीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। सबने उनको पहचान लिया कि ये तो चिराग दीन का बाप अब्दुल गनी है, जो वापस आ गया है अपने उस मकान को देखने के लिए जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। वह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा करके कहा। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई, उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से और ज्यादा खुश्क हो गई थी और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे थे। यह मलबा? उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया कि ये जो मेरा नया मकान है, ये मलबा मेरा मकान है? मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा और उसकी बाहों को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया। तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था जिन दिनों ये सांप्रदायिक भाव से दंगे हुए थे, आगजनी हुई थी, मारकाट हुई थी, एक दूसरे के खून बहाए गए थे और भाई भाई का बंटवारा हुआ था। उसी दिन तुम्हारा मकान भी जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था कि जब दंगे हुए तो लूटपाट भी बहुत हुई। जिस घरों को जलाया गया उनकी सामान उठा उठा करके लोग ले गए और अपने घर भर लिए। लोहे और लकड़ी का सामान उनमें से कब का निकाला जा चुका था, केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ दो जली हुई अलमारियां थी, जिनकी कालिक पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है, यह। और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़ कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकली। हाय ओए चिराग दीना, ओए चिराग दीना। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रह सका, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरी हो गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर
आसपास बिखर गए थे। उन रेशों के साथ एक केंचुआ भी नीचे आ गिरा जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरसराने लगा। वह छिपने के लिए सुराख ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह ना पाकर दो एक बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। ये था मोहन राकेश की कहानी में बिंब, जो कि देखते ही बनता है। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या अब पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। सब लोगों का ध्यान गनी मियां की तरफ था कि अब क्या होगा। उनमें चहमे गोलियां चल रही थी, आपस में बातचीत चल रही थी, खुसर फुसर चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा, क्योंकि मोहल्ले के लोग जानते थे कि उस दिन क्या हुआ था। और गनी मियां को देख करके सबके मन में ये भय हो गया था कि अब जब सच्चाई पता चलेगी तो कुछ ना कुछ यहाँ जरूर होगा। चिराग दीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था कि जैसे वह मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा। कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरों में खाना खा रहा था। अब कहानी, उस घटना का वर्णन फ्लैशबैक शैली के माध्यम से मोहन राकेश ने किया है कि गनी मियां को तो मलबे को देख करके ये अंदाजा हो जाएगा कि किसने किया होगा। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, उस घटना का वर्णन सामने आता है। और इस प्रकार से मोहन राकेश इस कहानी में वर्णन करते हैं कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया। कहा कि वह 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। वहां के हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था, हिंदू भी उसे डरते थे। चिराग तो खैर मुसलमान ठहरा। चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों के नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था, चौखट से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा था। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर से चिल्लाई और चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ भागी दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाह पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को अपने घुटने से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है? और गाली देता है, चीखता क्यों है? तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूं, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था, जैसे किसी ने कुछ देखा ही नहीं। सबने अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया था इस घटना से। बंद बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाजें सुनाई देती रही, पर सबके दिल पत्थर हो गए चुके थे। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उस दिन, उस रात पाकिस्तान दे दिया था, अर्थात उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया था। मगर दूसरे तवील रास्ते से उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई थी। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही, मगर उसका सारा सामान लूटा जा चुका था। तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी थी। उसके बाद, उसकी मौत के बाद किसी ने उस नए घर को आग लगा दी थी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उसी मकान को हथियाने के लिए रखे पहलवान ने चिराग दीन को मौत के घाट उतारा था और उसकी उस उम्मीद पर पानी फेर दिया था किसी ने उस मकान को जला करके। तो रखे पहलवान ने कसम खाई थी, जिसने भी मकान को जलाया है वो उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था।
उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी कि जिस दिन मैं इसको मारूंगा और मकान मेरे कब्जे में आएगा तो मैं हवन सामग्री करके इस घर को अपना बना लूंगा। लेकिन रखे पहलवान की उम्मीदों पर किसी ने पानी फेर दिया और उस मकान को आग लगा दी। मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक किसी को पता नहीं चला। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा था, जहां ना वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और ना ही खुमचा लगाने की इजाजत देता था। उस मलबे से बिना उसकी इजाजत के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। उसने मलबे पर अपना कब्जा कर लिया था। मलबे पर कब्जा मतलब कि उसकी जमीन पर कब्जा। लोग आशा कर रहे थे कि ये सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह से गनी तक पहुंच जाएगी। सब लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि गनी को आज सच पता चल जाएगा। जिस जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। जब कोई बता ही नहीं रहा उसको तो उसे पता कैसे चलेगा? सबको लगता है उसको पता चल जाएगा। गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे की चौखट को बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल चिराग दीना बोल, तू कहाँ चला गया? ओए ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को पीछे क्यों छोड़ गए? ओए बहुत दर्दनाक आवाज में गनी मियाँ रोता है अपने बच्चों की याद में उस मलबे पर बैठ करके। और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। जितनी बार वो सर पटकता था उस चौखट पर उतनी बार उसके रेशे उड़ते थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को न जाने किसी ने जगा दिया या वह खुद ही जग गया। ये जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है, रखे पहलवान को ये खबर मिल जाती है कि गनी मियाँ पाकिस्तान से अपने मकान को देखने के लिए आ गए हैं। और उसके गले में थोड़ा झाग उठा जिससे उसे खांसी आ गई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धौंकने की सी आवाज निकलनी शुरू हुई और उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर को फैल गया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग से घरघराई आवाज में कहा। मगर वह वहां बैठा है। लच्छे ने आंखों में एक रहस्य में संकेत ला करके कहा, बैठा है तो बैठा रहे, तू चिलमला। रखे की टांगे फैल गईं और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेरा। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा कि अगर मनोरी ने बता दिया कि तुमने उसके बच्चों को मारा है तो? मनोरी की क्या शामत आई है? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठा कर अपने हाथों से मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कश खींचते पूछा, और तो किसी से गने की बात नहीं हुई ना? नहीं। ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। मनोरी गनी की बाह थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मतलब मनोरी ये चाह रहा था कि रखा पहलवान चबूतरे पर बैठा हुआ है और मैं वो चाहता था कि गनी मियाँ को जब लेकर के जाए तो रखे पर उसकी नजर ना पड़े, वो उसका सामना आमना ना हो पाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया था। कुएं के पास पहुंचते ना पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। इतनी आत्मीयता से गनी मियाँ उसकी तरफ बढ़ा कि जैसे बरसों से बिछड़ा हुआ कोई अपना मिल गया हो। और अपनी दोनों बाहें फैला के रखे पहलवान कहता हुआ गनी मियाँ उसकी तरफ बढ़ता है। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसके गले में अस्पष्ट सी घरघराहट हुई पर वे बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीचे करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिराग दीना का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया।
अब्दुल गनी की आंखें में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां कुछ फैल गई थीं। रखे का निचला होंठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। गनी को बोलता है, गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई। वो चाहता था कि रखे पहलवान को गले से लगा ले, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया ना देकर उसी तरह उसकी बाहें रह गईं। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चहमे गोइयां तेज हो गईं कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। सब लोग ये जानकर के देख रहे थे कि अब रखे पहलवान और गनी मियां दोनों आमने सामने बैठे हैं, अब तो बात जरूर खुलेगी, अब तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। कुछ फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज हो। आज रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे, अब तो समय बदल चुका है। उस समय सांप्रदायिक दंगे हुए थे, अब तो माहौल बदल चुका है। जिस प्रकार से उसने उसके बच्चों को मारा है, आज तो गनी पर वो अपना हाथ नहीं उठा सकता। अब तो माहौल बदल चुका है। बड़ा मलबे का मालिक बनता था, क्योंकि सब लोगों के मन में रखे पहलवान के प्रति क्रोध है, घृणा है, क्योंकि वो किसी की मदद नहीं करता और सब जानते हैं कि गनी मियां के परिवार को इसी ने मारा है। और उस मलबे पर किसी और का अधिकार वो होने भी नहीं देता, और वहां पर किसी को गाय भैंस नहीं पालने देता, और सब डरते हैं उससे। इसलिए सभी लोग उसके खिलाफ भी हैं। वो चाहते हैं कि किस तरह से इसका आधिपत्य यहाँ से खत्म हो जाए। और उनके मन में एक गुस्सा भी है कि बड़ा मालिक बनता फिरता है। असल में मलबा ना इसका है ना गनी का है। मलबा तो सरकार की मिल्कियत है, कि अब जब जो मकान जल गए हैं उनकी मिल्कियत पर अब किसी का हक नहीं है। अब तो वो सरकार की हो गई। बेकार में ही ये यहाँ पर कब्जा किए बैठा हुआ है। मरदूद किसी को वहां गाय का कुटर तक नहीं बांधने देता। मनोरी भी डरपोक है। इसने गनी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे ही नहीं चिराग उसके बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। सभी लोग ये तो चाहते हैं कि उसको पता चले कि सच क्या है, लेकिन खुद नहीं बताना चाहते। सब कहते हैं मनोरी डरपोक है, मनोरी को बताना चाहिए कि उसके बच्चों के साथ क्या क्या हुआ। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है। भरा पूरा परिवार छोड़कर गया था यहाँ से, और आज यहाँ ये मिट्टी देखने आया हूँ। बसे घर की आज यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे तो मेरा वह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। इस मिट्टी से भी मुझे लगाव हो गया है। मेरा ये मिट्टी और ये मलबा छोड़ के जाने का मन भी नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला आई। पहलवान ने अपनी टांगे समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठा करके कंधे पर डाल लिया, जैसे कोई परवाह ना उसको। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी और वह कश खींचने लगा। तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह? गनी मियां रखे से ही पूछता है कि ये सब हुआ कैसे। गनी किसी तरह अपने आंसू रोककर बोला, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी घर में भी नहीं छिप सकता था। उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। मूंछों के नीचे से पसीना उसके होंठों पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज का दबाव महसूस हो रहा था, और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान में तुम लोगों के क्या हाल हैं? बात बदल करके बोला उसने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींच कर गली में थूक दिया। क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पर बोझ डालकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल तो मेरा खुदा जानता है। चिराग वहां होता तो और बात थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चल, पर वह जिद पर अड़ा था कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह भी नहीं सोचा कि गली में खतरा ना हो, पर बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ने अपनी जान दे दी। रखे उसे तेरा बहुत भरोसा था। गनीमिया कहता है कि तुझ पे बड़ा भरोसा था कि तू उसे बचाएगा। उसे भी तेरा बहुत भरोसा था। तेरे भरोसे पर ही वो यहाँ पर रुक गया था और मैं चला गया था।
कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब जान पर बनाई तो रखे के रोके भी न रुके। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की, सब सुन रहा था रखा, और उसकी कमर सीधी नहीं हो रही थी। वो सब कुछ समझ रहा था, और उसकी जो क्रियाएँ हैं, शारीरिक क्रियाएँ हैं, ये सब कुछ बयाँ कर रही थी, लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज़ उसकी साँस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तालुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच-बीच में नीली फुलझड़ियाँ सी ऊपर से उतरती हुई, तैरती हुई उसकी आँखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी ज़बान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसके अंगोछे से होठों के कोनों को साफ किया, साथ ही उसके मुँह से निकला, हे प्रभु! तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने देखा कि पहलवान के होंठ सूख रहे हैं और उसकी आँखों के गिर्द दायरे गहरे हो गए हैं। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो होना था हो गया रखिया। उसे अब कोई लुटा थोड़ा सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी को माफ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया तो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे की गले से मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा लिए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हसरत भरी नजर से आसपास देखता हुआ, जैसे कि इस मोहल्ले को छोड़ के ना जाना चाहता हो, यहीं पे रहना चाहता हो, इस तरह से हसरत भरी निगाह से उस गली की ओर देखता है, मकानों की ओर देखता है, और धीरे-धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमगोइयां चलती रही कि मनोरी ने गली में से बाहर निकलकर गनी को जरूर बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का तालू कैसे खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को इस तरह से की बातें वहां चलती हैं, मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। अब किस मुंह से रोकेगा ये रखा पहलवान कि यहाँ पर गाय नहीं बांधना है। बेचारी जुबैदा कितनी अच्छी थी वह। रखे मरदूत का ना घर है ना घाट है। इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था कहीं। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों के अंदर गली में उतर गईं। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। दोबारा से वही माहौल हो गया। गनी मियाँ के जाने के बाद दो 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरी से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खंखारता रहा और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ, आया था। रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया। फिर फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता रहता था। मगर उस दिन वहां बैठा लच्छे को अपनी वैष्णो प्रायश्चित देवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को भेजकर वह गली में आया और मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्के देकर हटाने लगा। तत तत, हट हट। भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर आकर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती ना होने से वहां शाम से ही अंधेरा छा गया था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई तरह तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी में से सुनाई दे रही थी। चू चू, चिक 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 चिक, किर किर, तिर तिर, चुर चुर की आवाजें। एक भटका हुआ कौवा न जाने कहां से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा जो गनीमे का प्रतीक था। इसमें लकड़ी के कई रेशे इधर उधर चितरा गए और कौवे का वहां बैठते ना बैठते मलबे के एक कोने में से लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा, बऊ बऊ बऊ। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाकर कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे आ गया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा।
पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दूर दूर दूर। मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा। वाव वाव, वाव वाव। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका, किंतु कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को माँ की गाली देकर कि वहां से उठ खड़ा होता है और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट जाता है। उसके वहां से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया, तो वह एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट आया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा। अब वही है मलबे का मालिक, जो पहलवान को खदेड़ करके दूर तक गुर्राते हुए उसको छोड़ करके आता है और कहानी के अंत में उस मलबे पर आकर के बैठ जाता है। मलबे का मालिक कहानी भले ही अतीत के किसी विशेष कालखंड को चिन्हित करती हो, क्योंकि अतीत की कड़वाहटें, अंतर विरोध, नफरत आज भी दोनों देशों के बीच मौजूद हैं और लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की गिरफ्त से बाहर नहीं आ पाए हैं। इस दृष्टिकोण से ये कहानी आज भी सामाजिक दृष्टि से अर्थवान भी है और प्रासंगिक भी है। और जब तक समाज में सांप्रदायिकता रहेगी, यह कहानी भी सार्थक बनी रहेगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।